केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटो उद्योग और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की टीम के साथ की बैठक। आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा रहे मौजूद। और 4 दिनों की लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। विजिबिलिटी लो होने से कई उड़ानें हुई डाइवर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद यह निर्णय लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर संसद टीवी का प्रसारण शुरू हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के महत्ता पर जोर दिया। वीडियो एडिटर्स कितने ही प्रोफेशनल्स ब्रॉडकास्ट को संभव बनाते हैं। आज मैं संसद टीवी के साथ ही देश के सभी टीवी चैनलों में काम करने वाले इंजीनियर्स को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है तो हमारे सामने अतीत का गौरव भी है और भविष्य का संकल्प भी है। इन दोनों ही क्षेत्रों में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया जब किसी विषय को उठाता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो वो और तेजी से जन जन तक पहुंचाता है। आजादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों के प्रयासों को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य मीडिया बखूबी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर टीवी चैनल्स स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 75 एपिसोड प्लान कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। अखबार अमृत महोत्सव से जुड़ी परिशिष्ट प्रकाशित कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया क्विज कंपटीशन जैसे आइडियाज के जरिए युवाओं को सीधे जोड़ सकते हैं। मुझे बताया गया है कि संसद टीवी की टीम ने इस दिशा में कई प्रोग्राम प्लान भी किए हैं। ये प्रोग्राम्स अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। साथियों, आप सब कम्युनिकेशन फील्ड के क्रिएटिव लोग हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मैं आप लोगों से अपने अनुभव की एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट, यानी जब आपके पास बेहतर कंटेंट होगा तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये बात जितनी मीडिया पर लागू होती है उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है, क्योंकि संसद में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है,
पॉलिसी भी है। एक्चुअली तो पॉलिसी ही है। हमारी संसद में जब सत्र होता है, अलग अलग विषयों पर बहस होती है, तो युवाओं के लिए कितना कुछ जानने सीखने के लिए होता है। हमारे माननीय सदस्यों को भी जब पता होता है कि देश हमें देख रहा है, तो उन्हें भी संसद के भीतर बेहतर आचरण की, बेहतर बहस की प्रेरणा भी मिलती है। इससे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और जनहित के कामों को पॉपुलैरिटी भी मिलती है। कोरोना संकट की मार से त्रस्त ऑटो सेक्टर को आज केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के रूप में 25,938 करोड़ रुपए का बूस्टर देने का बड़ा निर्णय लिया गया। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। टेलीकॉम और ड्रोन सेक्टर को भी राहत दी गई है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऑटो सेक्टर में सरकारी अनुमान के अनुसार 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ड्रोन सेक्टर के लिए भी पीएलआई के तहत 120 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे देश में ड्रोन के उत्पादन और संचालन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएलआई की मदद से भारत दुनिया में ऑटो के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा। इंडस्ट्री सेल के लिए जो 18,000 करोड़ रुपए की 18,100 करोड़ रुपए की जो योजना भी चल रही है वो भी, और फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जिसको हम फेम स्कीम भी कहते हैं, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की है। ये दोनों योजनाओं के साथ ये पीएलआई स्कीम जो है, ये इसके साथ उसको भी बढ़ावा देंगे। इसका इंसेंटिव का लाभ भी उनको वहां पर मिलता रहेगा। जहां से एक और पर्यावरण की दृष्टि से हमें इसका लाभ मिलने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो, हाइड्रोजन सेल्स की बात हो, ये तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें सक्षम भी बनाएगा भारत को, और साथ ही साथ हमें नई टेक्नोलॉजी, नए कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और नए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको लाभ देगा। ड्रोन के लिए जो पीएलआई योजना है, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 27,176 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 38,012 ने कोविड को मात दी है। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 27,176 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 38,012 लोग उपचार करवाकर बीते 24 घंटे में स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.62% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,51,087 है। इधर झारखंड में भी पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 7 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस अवधि में 13 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 111 रह गई है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.49% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 61 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए, जिसके बाद टीकाकरण का आंकड़ा 76 करोड़ से अधिक हो गया है। जून को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए 50 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 6ठी से 8वीं क्लास तक की कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का स्कूल प्रबंधन में स्वागत किया गया है। डीएवी कपिल देव के प्राचार्य एमके सिन्हा ने कहा कि सरकार का यह निर्णय स्कूली बच्चों के हित में लिया गया। श्री सिन्हा ने कहा कि अगले सोमवार से लगभग सभी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों में 6ठी कक्षा से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के तहत कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। सभी अभिभावक निसंकोच होकर अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनका पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी विकास हो सके। जिस तरह पहले बच्चे आते थे क्लासेस में, आज भी आ रहे हैं।
तो पेरेंट्स जो है वो खोलने का, जहां तक आपने जैसा क्वेश्चन किया कि कब से खोल रहे हैं, तो हम तो मंडे से अपना डीएवी ग्रुप जो है मंडे से खोलेगा। अगर उसमें कंसेंट पेरेंट्स की बात है तो पेरेंट्स से कंसल्ट लेने के बाद ही हम खोलेंगे, परंतु हमारा ये भी पेरेंट्स से अपील होगा कि पेरेंट्स उसमें अपना सहमति ज्यादा से ज्यादा दें और वह स्वस्थ रहें कि विद्यालय हर संभव उनके बच्चे का जो है कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन करेगा। झारखंड सरकार के मंदिर खोलने की अनुमति मिलने से बाबा बासुकीनाथ मंदिर के पंडा समाज और दुकानदारों में खुशी है। सरकार के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है। राज्य सरकार के गाइडलाइन के तहत दुमका जिला प्रशासन और पंडा समाज की बैठक के बाद फौजदारीनाथ दरबार भी श्रद्धालुओं के लिए कल से खोल दिया जाएगा। हालांकि यहां के पंडे और दुकानदार चाहते हैं कि सरकार ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन दर्शन और पूजन करने की भी अनुमति दे। सभी लोगों के प्रयास से आज मंदिर खुला है। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, करो या मरो की स्थिति हो चुका था। लंबे समय से लगभग 2 सालों से मंदिर किसी न किसी कारण से बंद चलता आ रहा है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे दुकानदार हो, फुलरिया समाज हो, व्यापारी वर्ग है, नाई है, ढोलिया है, जितने भी प्रकार के रोजगार मंदिर पर ही आश्रित है। और सरकार जो अभी नियमावली नहीं आया है, अब देखिए जारी करने के बाद समझ में आएगा क्या सिस्टम क्या लागू करता है उनका। ऑनलाइन कराते हैं क्या ऑफलाइन कराते हैं, ये सरकार पर डिपेंड करता है और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। मंदिर खुल जाने से हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति था एकदम कमजोर पड़ चुका था। हम लोग जो है खुशी है, सरकार को धन्यवाद देते हैं। नीति आयोग की टीम ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा ने अपनी टीम के साथ आपसी समन्वय और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। नीति आयोग की टीम में डॉक्टर वीके पॉल, वरीय सलाहकार नीरज सिन्हा, संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, उप सलाहकार थैयागा राजू बीएम, वरीय सहायक नमन अग्रवाल और युवा प्रोफेशनल सिद्धेजी शिंदे शामिल थे। नीति आयोग की टीम के साथ बैठक में राज्य को 1 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने और निजी अस्पतालों का कोटा 25% से कम करने की मांग राज्य सरकार की ओर से की गई है। इस बैठक में नीति आयोग को राज्य सरकार की ओर से पूर्व में भेजे गए 1 दर्जन से अधिक विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही सरकार को और लोकतांत्रिक करार दिया है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में भी राज्य सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही है। पंचायत तक जाएगी और संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी और ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन के तहत झारखंड में भी मिले, इसके लिए फेज वाइज मैनर में आंदोलन करेगी। डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि राज्य ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर पंचायत स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पंचायत तक जाएगी और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज राजधानी रांची स्थित रिम्स में आयोजित नेत्रदाता परिवार सम्मान समारोह में उपस्थित होकर नेत्रदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नेत्रदान से किसी भी आंखों की रोशनी वापस लाने में मदद मिलती है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में एसडीओ की प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को स्वयं शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था तो उनकी ओर से ऐसा क्यों नहीं किया गया। पाठक की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने राज्य सरकार
के जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 30 सितंबर तक मुख्य सचिव शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करें, अन्यथा 30 सितंबर की सुनवाई के दौरान उन्हें स्वयं उपस्थित होकर जवाब देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। उधर एक अन्य मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पीएलएफआई के शीर्ष उग्रवादी दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी उर्फ अनिता देवी को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिनेश गोप की पत्नी अनिता देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से 30 दिनों की प्रोविजनल बेल देने की गुहार लगाई थी। कृषि मंत्री बादल ने लखनऊ में 17 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक को लेकर कल अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने एजेंडे को अंतिम रूप दिया। इस बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणवश उनके स्थान पर अब कृषि मंत्री बादल बैठक में हिस्सा लेंगे। पलामू एसीबी की टीम ने गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कैशियर को 8,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने गढ़वा पेयजल स्वच्छता विभाग के बड़ा बाबू त्रिलोचन प्रसाद को उनके कार्यालय में योजना में 8,000 घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। उरसुगी गांव में पानी टावर की योजना में भुगतान को लेकर कैशियर द्वारा घूस लेने की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रिम्स के आईसीयू में इलाजरत पत्रकार बैजनाथ महतो से मुलाकात की। इस अवसर पर रिम्स डायरेक्टर को उन्होंने श्री महतो को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य के बाहर भी बेहतर इलाज के लिए जाना पड़े तो सोचे नहीं, इसकी सरकार व्यवस्था करेगी। उधर रांची के सांसद संजय सेठ ने भी इलाजरत पत्रकार बैजनाथ महतो से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सांसद सेठ ने उनके परिजनों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि बैजनाथ जी जल्द स्वस्थ होंगे। उन्होंने कहा कि अपराधियों का नहीं पकड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करे। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार कल से आसमान साफ होने की उम्मीद है। इधर पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आई है। खराब मौसम की वजह से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की विजिबिलिटी लो होने के कारण कई सेवा विमानों के रूट को डायवर्ट कर दिया गया। और झारखंड में पिछले 24 घंटों में जो मानसून था वो काफी प्रबल रहा और लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली। कुछ कुछ जगह भारी बारिश देखने को मिली और कुछ कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिली। और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली तो 128.4 मिलीमीटर कुरू लोहरदगा देखने को मिली। इधर चतरा में विगत 15 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखा है। तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मौसम में आई अप्रत्याशित गिरावट के बाद जहां लोग घरों में दुबकने को विवश हैं, वहीं जिले से होकर गुजरने वाली हर छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। जिले के सिमरिया टंडवा मुख्य पथ पर स्थित कोयलांचल की लाइफलाइन कही जाने वाली गेरुआ नदी पर बना डायवर्सन बारिश के कारण आज यात्रियों व मालवाहक गाड़ियों के चालकों के लिए जी का जंजाल बन गया है। नदी में आई बाढ़ से कोयलांचल का संपर्क पूरी तरह से चतरा जिला मुख्यालय से टूट गया है। नदी के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। अभी तो फिलहाल ट्रांसपोर्टिंग का काम कुछ दिन से बंद था। इसमें 1 करोड़ 55 लाख के लागत से यहाँ पे डेवरेशन बना। आए दिन यहाँ पे डेवरेशन द्वारा जब जोर से उफान नदी मारती है तो यहाँ पे काफी लोगों को दिक्कत होती रहती है ना। धनबाद रांची हाईवे पर आज सवेरे हुई भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के NH 23 के मुरुबंदा इलाके की है। यहां विपरीत दिशा में आ रही एक कार ने बस में सीधी टक्कर मार दी। इसके बाद कार में आग लग गई। आग की लपटें उठता देख बस में सवार सभी यात्री उतरकर भाग गए, जबकि कार सवार यात्रियों को निकालने का मौका तक नहीं मिल पाया। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है।
दूरदर्शन की स्थापना के आज 62 वर्ष पूरे हो गए हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण आज ही के दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर शुरू हुआ था। 59 को प्रयोगात्मक आधार पर शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। यह दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्याय ही बन गया। 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद लोगों का रुझान इस ओर और ज्यादा बढ़ा। एशियाई खेलों का दूरदर्शन पर प्रसारण ने भारतीय टेलीविजन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। हम लोग बुनियाद, नुक्कड़ नाटक, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में आज से शुरू हो रहे राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए झारखंड से दुमका जिले की 2 महिला खिलाड़ियों ललिता कुमारी और अंजू टुडू का चयन हुआ है। कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दोनों खिलाड़ी दुमका से अमेठी रवाना हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में तृतीय अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता खेला जा रहा है। यह प्रतियोगिता 20 सितंबर तक चलेगी। दुमका की 2 खिलाड़ी भी वहां अपना दमखम दिखाएंगी। दोनों महिला खिलाड़ी इस चयन से बेहद उत्साहित हैं। कुश्ती चयन हुआ है नेशनल के लिए और हम लोग आज निकल रहे हैं अमेठी के लिए। नेशनल में सिलेक्शन हुआ 59 kg भार पर और अभी हम लोग ये रांची जा रहे हैं। रांची से हम लोग अमेठी के लिए रवाना होंगे। दुमका जिला कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष प्रदीप्त मुखर्जी एवं सचिव कुमार बम्बम ने बताया कि यह पहला अवसर है जब दुमका की महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। ये हम लोग जाने बहुत गर्व की बात है अपने आप में। और रेसलिंग में अब देखें कि हम लोग बहुत पदक अभी ओलंपिक में पाए हैं और हम उम्मीद करते हैं ये लोग जाएगी। आज 16 तारीख से अमेठी उत्तर प्रदेश में है, नेशनल में खेलने जा रही है और ये लोग अच्छे मेहनत की है। कुश्ती 2021-22 के लिए हमारे दुमका ज़िले से 2 बच्चियां, जो अंजू टुडू है 57 kg और ललिता कुमारी 59 kg में झारखंड टीम में चयनित हुई हैं। झारखंड के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। खेल प्रेमियों को इन दोनों से काफी उम्मीदें हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के टाउन हॉल में आज जिला प्रशासन के द्वारा पोषण माह अंतर्गत योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों ने योग किया एवं खुद को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। उचित खानपान में आयुर्वेद के सिद्धांतों का खास महत्व है। आयुर्वेद भोजन को भी औषधीय मानता है और ऐसे में पोषण माह के दौरान यह ध्यान दिया जा रहा है कि उचित पोषण से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में मानते हैं कि हर एक भोज्य पदार्थ का गुण प्रभाव होता है। भोज्य पदार्थ शरीर के लिए अच्छे, हानिकारक या उदासीन हो सकते हैं। आज के समय में जब हम बच्चों और महिलाओं समेत अपनी आबादी को पोषण युक्त आहार मुहैया कराने का अभियान चला रहे हैं, आयुर्वेद इसका बड़ा जरिया बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार एक संतुलित आहार का अर्थ है वात, पित्त और कफ रहित भोजन, यानी कई प्रकार के भोजन का ऐसा सही संतुलन जो शरीर को सही पोषक तत्व प्रदान करे। समतोल आहार से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ भी होता है और खुशी भी मिलती है उसको। आयुर्वेद में ये भी कहा है कि बल, वर्ण मतलब जो ओवरऑल इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ है किसी भी व्यक्ति की, तो ये आहार से मिलती है, जो होलसम डाइट है। रोज दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में एक आध फल, दूध, घी के साथ अगर समय पे और उचित मात्रा में, उचित जिसको प्रमाणों में अगर हमने ले, जैसे विरुद्धान्न ना हो, जैसे कहा है ऐसे ही ले, तो इससे इम्यूनिटी मुख्यतः बढ़ती है। और ये कोविड के जमाने में माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कहा जाता है।
आयुर्वेद की परंपरा में भोजन को औषधि माना जाता है। ऐसा सुपाच्य और पोषण से भरपूर भोजन जिसे खाने के बाद शरीर में गैस, एसिडिटी और कफ न बने। आयुर्वेद में ऐसा माना। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। सरकार के इस प्रयास से कंप्यूटर प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार तो मिल ही रहा है, ऑनलाइन काम होने से आम लोगों के पैसे और समय दोनों की बचत भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा था वह धीरे धीरे साकार हो रहा है। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी अब कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे बहुत ज्यादा पब्लिक को फायदा होता है। किसी डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, हमारे सेंटर पे आते हैं। 5 से 10 मिनट में हर एक चीज, हर एक जानकारी और किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। रांची के डोरंडा स्थित कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक परवेज आलम बताते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और कई तरह के प्रमाण पत्रों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे बीजेपी सरकार या हमारे मोदी जी का जो बहुत बड़ा योगदान है, और डिजिटल योजना की जो किए हैं, डिजिटल इंडिया जो किए हैं, उसका लाभ पब्लिक को मिलता है। कॉमन सर्विस सेंटर का फायदा बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि डिजिटल तकनीक होने से दफ्तर के चक्कर लगाए बिना काम आसानी से हो जाता है। यहाँ पर खुल गया, मोदी जी का तरफ से यहाँ पर खुल गया, ये बहुत अच्छा बात है। और हम लोग को, जनता को बहुत सुख सुविधा, हर चीज मिल रहा है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं हो रहा है। जगह जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाने से लोगों को आसानी हो रही है। इसके साथ ही बिचौलियों का भी राज खत्म होता जा रहा है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया संसद टीवी का शुभारंभ। लोकसभा और राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटो उद्योग और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की टीम के साथ की बैठक। आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा रहे मौजूद। और 4 दिनों की लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, विजिबिलिटी लो होने से कई उड़ानें हुई डाइवर्ट। आज बहू ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। हाँ। ले, आज इसी खुशी में मुंह मीठा कर ले। तो तू अभी दादी नहीं बनने वाली? अरे इतनी जल्दी क्या है, बहू 20 साल की हो जाए वो खुशखबरी भी सुना देंगे। क्यों बहू? आज बेटे बहू के साथ खुशियाँ मनाओ। बहू 20 की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है।